नमस्कार। आज समझते हैं मीनियस डिजीज। मीनियस डिजीज एक ऐसी स्थिति है जहाँ की सुनने में कमी होती है, वर्टिगो या चक्कर आता है, सीटी बजता है कान में, टिनाइटस जिसे हम बोलते हैं, और साथ में कान भरा भरा हुआ लगता है। ये क्यों होता है? किसने इसे खोज निकाला? प्रॉस्पर मीनियस नाम के एक वैज्ञानिक ने, एक फ्रेंच फिजिशियन, एक डॉक्टर ने खोज निकाला था 1861 में कि मीनियस डिजीज अंदर के कान के चलते होता है। उस समय कोई मानता नहीं था कि अंदर के कान में संतुलन का या बैलेंस का ऑर्गन होता था, पर प्रॉस्पर मीनियस ने ये बोल दिया था कि हाँ, अंदर के कान के कुछ गड़बड़ी के चलते मीनियस डिजीज होता है। अब समझने की कोशिश करते हैं क्यों होता है और कहाँ होता है। तो जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे, ये हुआ बाहर का कान, ये हुआ बीच का कान, और ये हुआ अंदर का कान। इस अंदर के कान या इनर ईयर में अगर हम देखें तो दो हिस्से, एक हुआ कॉक्लिया का हिस्सा जो कि सुनने के काम करता है, दूसरा हुआ वेस्टिबुला का हिस्सा जो कि बैलेंस का काम करता है। तो इधर का इस तरफ हुआ कॉक्लिया का हिस्सा, इस तरफ हुआ वेस्टिबुला। अगर इनके स्ट्रक्चर को अंदर हम देखें तो ये कैसा रहता है? ये रहता है बाहर का एक बोनी स्ट्रक्चर जिसे हम बोनी लेब्रिंथ बोल रहे हैं। ये जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है जो कि पत्थर का बना, मतलब कि हड्डी का बना हुआ है, पेट्रस पार्ट होता है, टेम्पोरल बोन से बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं बोनी लेब्रिंथ, क्योंकि ये बोन का बना हुआ है। और इसके अंदर एक मेम्ब्रेन है जिसके अंदर द्रव भरा हुआ है, इसे बोला जाता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, जो कि नीले रंग में दिखाई जा रहा है। तो इसी नीले रंग के अंदर होता है एंडोलिम्फ, और इस नीले रंग और बोन के बीच होता है पेरिलिम्फ। ये जो नीले रंग के अंदर जो द्रव होता है जिसे हम एंडोलिम्फ बोलते हैं, ये जरूरत से ज्यादा बन जाता है, इसलिए नाम है इसका एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप। तो बेसिक फंडामेंटल क्या है कि ये जो नीले रंग का द्रव है जिसे हम एंडोलिम्फ बोलते हैं, जो कि इस चित्र में खूब दिखाया गया है, आप देख सकते हैं नीले रंग का द्रव जो है, ये नीले रंग का द्रव जरूरत से ज्यादा बन जाता है या बाहर नहीं निकल पाता, दोनों में से कोई एक वजह से स्केला मीडिया के अंदर जरूरत से ज्यादा रह जाता है। इसके रहने के चलते जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो मीनियस डिजीज पैदा करते हैं। अब क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं समझते हैं आगे। अगर हम देखें तो ये हुआ ट्रांसवर्स सेक्शन, कॉक्लियर डक्ट को अगर हम काट दें तो मैंने जैसे दिखाया आपको कि ये रहा बोनी लेब्रिंथ का हिस्सा, ये वाला हड्डी वाला हिस्सा, और इसके अंदर रहा मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ जो कि एक तरफ रेस्टिनल मेम्ब्रेन से बनता है, दूसरी तरफ बेसलर मेम्ब्रेन से बनता है। तो इस मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर होता है एंडोलिम्फ, नीले रंग का एक द्रव जो कि दिखाया गया था यहाँ पे, ये नीले रंग का द्रव रहता है इसके अंदर, इसे कहते हैं एंडोलिम्फ। अब ये एंडोलिम्फ बनता हमारे स्ट्राया वास्कुलरिस, ये रहा स्ट्राया वास्कुलरिस, ये जो हिस्सा है ना, ये स्ट्राया वास्कुलरिस, तो यहाँ से बनता है एंडोलिम्फ। और फिर क्या होता है कि अगर आप देखें इस तरफ एक होगा, हाँ ये रहा शायद, इस तरफ एक होगा जिसको हम बोलते हैं कॉक्लियर एक्विडक्ट, या इस तरफ से वो एब्जॉर्ब बैक भी हो जाता है, यानी कि बनता है और बाहर निकलता है। तो वेंटिलेशन बना रहता है आपका एंडोलिम्फ का, और जो मात्रा है वो भी बनी रहती है। लेकिन ऐसे कुछ स्थिति हैं जहां पर कि हम देखते हैं कि ये एंडोलिम्फ जो है वो जरूरत से ज्यादा रह जाता है अंदर। जब ये जरूरत से ज्यादा अंदर रह जाएगा तो क्या होगा? यहाँ आप देख सकते हैं ये रेस्टिनस मेम्ब्रेन सीधा सीधा है, और यहाँ क्या हुआ, ये रेस्टिनस मेम्ब्रेन बल्ज कर गया इस तरह। अब ये रेस्टिनस मेम्ब्रेन बल्ज तो कर जाएगा एक लिमिट तक, उसके बाद क्या होगा? फूट जाएगा ये। अब जहां ये फूटा तो मेम्ब्रेनस लेब्रिन के अंदर का जो एंडोलिम्फ होता है, जिसका कि खुद का अपना एक अलग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टी होता है, वो घुस जाएगा पेरिलिम्फ के अंदर या उस तरफ चला जाएगा, और पेरिलिम्फ आ जाएगा एंडोलिम्फ के अंदर। इनके आने से जो भी आयनिक चेंजेस हैं, जैसे कि पोटेशियम इसमें कम होता है, वो कम होता है, और यहाँ पोटेशियम ज्यादा होता है, ये CSF फ्लूइड के जैसा होता है, ये जब मिक्स हो जाता है, ये सारा का सारा आके क्या करेगा? जब एक दूसरे से मिल जाता है तो ये आयनिक चेंजेस आपके जो वेस्टिबुलर सेंस ऑर्गन जो कि इस एम्पुलस के अंदर है, यूट्रिकल सर्किल के अंदर है, इनको तुरंत अफेक्ट करेंगे। और यही तो चेंजेस होते हैं जिसके चलते हमें हमारे बैलेंस का पता चलता है। जब ये तुरंत अफेक्ट करेंगे इनको तो अचानक से एक जोरदार चक्कर आएगा, और इसी को बोलते हैं मीनियस डिजीज। तो इस वजह से चक्कर आता है। क्या वो आप इसमें बता दूं? एंडोलिम्फ यहाँ स्केला मीडिया में भरा हुआ है। ये एंडोलिम्फ अमूमन ट्राइवास्कुलर से तैयार किया जाता है, ये तैयार होता है और फिर ड्रेन आउट हो जाता है एंडोलिम्फेटिक सैक से। आप हुआ, लेकिन किसी वजह से जब ये ड्रेन आउट नहीं हो पाता या जरूरत से ज्यादा बन जाता है तो हो जाता है एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये रस्टस मेम्ब्रेन हो गया है बल्ज, या फूल गया है ये पूरा का पूरा। इस फूल जाने के चक्कर में क्या होता है, ये एक हद तक फूलेगा फिर फूट जाएगा, तो एक बार फुटा ही है तो इस तरफ का, या अगर हम मैं दिखाऊं आपको, हरे रंग का जो पेरिलिम्फ है वो आके एंडोलिम्फ में
मिल जाता है। जब इनके मिल जाने से क्या होता है कि तमाम जो आयनिक बैलेंस बनाया हुआ रखता है ट्राइवास्कुलरिस, ये बिगड़ जाता है। ये जहां मिला तो जो वेस्टिबुलर सेंस ऑर्गन है उनको जोरदार तरीके से वो स्टिमुलेट करता है, और आता है एक खतरनाक चक्कर जिसे हम बोलते हैं एपिसोडिक, बड़ा लंबा होता है, बहुत तेज चक्कर आता है इसमें, जो कि 20 मिनट से लेकर के 12 घंटे तक चलता है। तो पहला चक्कर इसलिए आता है। दूसरा बता दूं मैं, हाइड्रोक्स के चलते एक लो फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस होता है। वो क्यों होता है? आप अगर देखेंगे ये कॉकलिया का बेसलाइन मेम्ब्रेन, ये बेसलाइन मेम्ब्रेन क्या होता है, बेस की तरफ जुड़ा हुआ है कॉकलियर बेस से, और आगे की तरफ बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ, कहीं नहीं जुड़ा हुआ आगे की तरफ, आगे की तरफ चौड़ा भी है। तो जब इसके अंदर या जब आपके स्केला मीडिया के अंदर द्रव भरता चला जाएगा और ये फूलता चला जाएगा, तो किस तरफ ज्यादा फूलेगा? जहां वो जुड़ा हुआ है और स्टिफ है उस तरफ ज्यादा फूलेगा, या आगे की तरफ ज्यादा फूलेगा जहां वो जुड़ा हुआ नहीं है और तनाव में नहीं है? जाहिर सी बात है जो फूलना होगा वो इस तरफ होगा ज्यादा से ज्यादा, तो ये इस तरह से फूल जाएगा। क्योंकि ये इस तरह से फूल जाएगा, इसलिए जो लो फ्रीक्वेंसी वेव्स है जो कि बनती थी आगे की तरफ, वो सबसे ज्यादा इम्पायर्ड हो जाएंगी, और इनके इम्पायर्ड हो जाने के चलते लो फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस दिखेगा, जो कि आपको ये लेफ्ट ईयर में दिख रहा है। देखिए यहाँ लेफ्ट ईयर में मीनियस है, इस ऑडियोग्राम से पता चलता है। कैसे कंफर्म कैसे कर लोगे? एक ग्लिसरॉल टेस्ट बोल के टेस्ट होता है, आप ग्लिसरॉल कुछ दीजिए, ग्लिसरॉल करता है क्या है कि तुरंत तत्काल में जो पानी होता है ना इसके अंदर का फ्लूइड जो होता है उसको ड्रेन आउट कर देता है। जैसे ग्लिसरॉल ड्रेन आउट किया इसको और उसके बाद आप हियरिंग टेस्ट करते हैं उसका, तो तुरंत आप देखेंगे कि ये जो हियरिंग लॉस दिख रहा था यहाँ पे ग्लिसरॉल टेस्ट के बाद, ये फिर ऊपर सीधा आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। यानी कि बेस आपका स्केला मीडिया के अंदर हाइड्रॉप्स या ज्यादा द्रव होने के चलते जो हियरिंग लॉस हो रहा था वो एक लो फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस जैसा प्रोजेक्ट हो रहा था मीनियस डिजीज में। इसलिए मीनियस डिजीज में लो फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस होता है। तो मैंने समझा दिया आपको वर्टाइगो क्यों होता है, दूसरा समझा दिया आपको कि इसमें लो फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस क्यों होता है, और क्यों एक बार रेस्टलेस मेम्ब्रेन फूटा तो ये जो लो फ्रीक्वेंसी का जो एरिया है बेसलाइन मेम्ब्रेन का ये एरिया है वो डैमेज होगा। ऐसे अगर 5-10 बार होते गया तो ये लो फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस परमानेंट नेचर का होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मीनियस डिजीज में अगर हम देखें तो लो फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दूसरा है वर्टाइगो आपका, और तीसरा है रोरिंग टिनाइटस, है ना, वो भी होता है। वो भी इसलिए होता है क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी में डैमेज होता है। अगर हम देखें एपिडर्मोलॉजी या किन में होता है ये ज्यादा, कब होता है ज्यादा ये, तो हम देखते हैं कि 40 से लेकर 60 साल तक के लोगों में ये ज्यादा होता है। 40 to 60 ईयर के लोगों में ज्यादा होता है। दूसरा 75 केसेस में यूनिलैटरल ये एक कान में होता है, तो यूनिलैटरल हियरिंग लॉस होता है 75 केसेस में, परसेंट केसेस में, और 40 से लेकर 60 साल के लोगों में होता है। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? बहुत सारे मल्टीपल जीन्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के चलते भी होता है। कई लोग जिनको आर्थराइटिस होता है, स्पॉन्डिलाइटिस होता है, उसके चलते भी होता है। ट्रिगर्स क्या क्या है, अचानक बढ़ कब जाएगा? हाई सॉल्ट इंटेक, अगर ज्यादा आप नमक खाते हैं तो जाहिर सी बात है कि नमक का जो सारा खेल है पोटेशियम सोडियम और इनके कॉन्सेंट्रेट का, हाई सॉल्ट इंटेक छोड़ना चाहिए। इसलिए कैफीन, कॉफी ज्यादा पीते हैं अगर, क्योंकि ये भी आयनिक कंपोजिशन में बदलाव लाता है। एडेड शुगर, अगर चीनी ज्यादा आप खाते हैं तो ये इन्फ्लेमेटरी होता है, जाहिर सी बात है इन्फ्लेमेशन है लेबरिंथ का, तो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस अगर आते हैं तो वो भी जल्दी होता है। फिर ग्लूटेन, ग्लूटेन फ्री डाइट खाने की बात की आती है, वो भी हो सकता है कि बढ़ाए। रेड फ्लैग्स क्या है, कब पता चलेगा आपको? आपको पता चलना शुरू करता है जब आपको लगता है कि हाँ सर दर्द अब होना शुरू हुआ, मुझे आपको पता चलना शुरू होता है कि हाँ अब मुझे सुनने में कमी होना शुरू हुई। जैसे आपको ये पता चलना शुरू होता है तो चांसेस है कि अभी आपको वर्टिगो का अटैक आएगा, और मीनियस के चलते वो जो सिम्टम्स है सारे के सारे प्रेसिपिटेट करेंगे। अगर हम मीनियस का सिम्टम्स देखें तो जैसे बता रहा था आपको, RRRR, रोरिंग वर्टाइगो, रोटेटरी वर्टाइगो। रोटेटरी वर्टाइगो मतलब कि आप बैठे हुए हैं, आसपास का सारा चीज तेज तेज घूमना शुरू हो जाएगा, और ये 20 मिनट से लेकर के 12 घंटे तक चल सकता है ना। ऐसे लोग कहने वाले बोलते हैं कि बड़ा बेकार सिम्टम होता है खुद में, क्योंकि आप कहीं पे भी आ जा नहीं सकते हैं, गिरने का डर बना रहता है वगैरह वगैरह। रोरिंग वर्टाइगो। दूसरा है रिवर्स स्लोप लो फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस, जैसे मैं आपको समझा रहा था उदाहरण देखिए कि क्योंकि हमारा स्काला मीडिया बल्ज कर जाता है यहाँ पे, इसलिए जिस हिस्से में स्काला मीडिया स्टिफ नहीं होता है, जुड़ा नहीं होता है, यानी कि एपेक्स की तरफ का हिस्सा, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो जाता है, और चूंकि उस जगह से लो फ्रीक्वेंसीज जनरेट होते हैं इसलिए लो फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस दिखता है। रोडिंग टेनाइटस होगा उसमें। फ्लक्चुएटिंग ऑरल सिम्टम्स, जाहिर सी बात है जैसे जैसे इसमें
द्रव भरता चला जाता है या एंडोलिम्फ बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे सिम्टम्स बढ़ते चले जाएंगे, इसलिए सिम्टम्स फुलनेस और टिनाइटस का होता है एंड इट इज फ्लक्चुएटिंग इन नेचर। फिर बोला जा रहा है इट इज नॉट बेटर अकाउंटेड बाय एनी अदर वेस्टिबुलर डायग्नोसिस, जैसे कि दूसरे जो वेस्टिबुलर डायग्नोसिस हैं जैसे कि बीपीपीवी या लैब्रिंथाइटिस, इनसे भी इस मीनियस डिजीज के जो सिम्टम्स है ये एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। इस चित्र में अगर आप देखें तो फिर वापस दिखाया गया है ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ नॉर्मल, और इसके अंदर जब एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप या जब द्रव भर जाता है तो कैसे होता है, जब ये फूटता है टेस्टस मेम्ब्रेन और वापस पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ मिल जाते हैं तो चक्कर आता है, वर्टिगो, लो फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस होता है यहाँ पे, और कान में टिनाइटस जैसा होता है, कान भरा भरा लगता है। ये तमाम तरह के सिम्टम्स होते हैं मीनियस डिजीज के। टेस्ट कौन कौन से किए जाते हैं? हियरिंग टेस्ट अगर आपको करना है तो प्योर ऑडियोमेट्री अपने में बहुत एक अच्छा टेस्ट है, जिससे कि आपको पैटर्न ऑफ हियरिंग लॉस दिखना शुरू होता है, खास करके लो फ्रीक्वेंसी मीडियम फ्रीक्वेंसी साउंड्स अफेक्टेड होते हैं। दूसरा बैलेंस के लिए टेस्ट तो जाहिर सी बात है आपको करना पड़ेगा, चाहे वो ईएनजी हो, इलेक्ट्रोनिस्टोमोग्राफी हो, रोटेशनल टेस्टिंग हो या बैलेंस प्लेटफॉर्म टेस्टिंग हो। एमआरआई करने से एक विशेष कॉन्ट्रास्ट है जिसको कि इस्तेमाल हम करते हैं ग्लैंडोलिनियम, जो कि हेल्प आउट करता है रूल आउट करने के लिए मीनियस डिजीज को, है ना, खास करके हेल्प आउट करते हैं, हेल्प्स रूल आउट अदर डिजीजेस एंड सी इफ ए ट्यूमर इज प्रेजेंट और नॉट। फिर हमारा इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी हम करते हैं, जो कि कॉक्लिया के ऊपर इलेक्ट्रोड देके देखने की कोशिश करते हैं कि कैसा फंक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द इनर ईयर को हमें बताता है। और आखिर जो मैं बता रहा था ना ग्लिसरॉल डिहाइड्रेशन टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट जिसमें कि हम ग्लिसरॉल पिलाते हैं जो कि खुद में पानी ड्रेन आउट करता है। तो मान लीजिए ये फुला हुआ है यूं रेक्टस मेम्ब्रेन, इसके अंदर हाइड्रॉक्स है, अभी कान भरा हुआ लग रहा है, अब इसका हम हियरिंग टेस्ट करेंगे तो दिखेगा लो फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस। अब ओरल ग्लिसरॉल या ग्लिसरॉल पिलाते हैं उसको, तो होता क्या है कि ये जो अंदर का पानी है ये डिहाइड्रेट हो जाता है, और फिर हियरिंग टेस्ट करते हैं उसको कुछ देर में और दिखाता है कि हाँ भाई ये जो हियरिंग लॉस दिख रहा था ये ऊपर आ जाता है और ये नॉर्मल जैसा होने लगता है। तो ये टेस्ट तमाम करते हैं डायग्नोसिस के लिए। ट्रीटमेंट क्या क्या है? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी चेंजेस एंड बीटा सनशाइन, डायूरेटिक्स एक्स्ट्रा, मिडिल ईयर इंजेक्शन, इंजेक्शन ऑफ स्टीरॉइड फॉर द पर्पस, एंडोलिम्फेटिक्स, सैक सर्जरी, ड्रेनेज और डिकम्प्रेशन। जैसे मैंने बताया आपको कि एंडोलिम्फेटिक्स सैक से ड्रेन आउट होता है हमारा एंडोलिम्फ, बनता तो ट्राइवास्कुलर से है, तो इसलिए इसको ड्रेन करने के लिए डिकम्प्रेशन सर्जरी होता है। फिर मिडिल ईयर में इंजेक्शन, जेंटामाइसिन इंजेक्शन दिया जा रहा है, जो कि लैब्रिंथेक्टोमी के लिए, लैब्रिंथ को डैमेज करने के लिए दिया जाता है। डिस्ट्रक्टिव सर्जरी, बहुत लोग इससे परेशान होकर लैब्रिंथेक्टोमी और वेस्टिबुलर न्यूरोक्टोमी करते हैं, यानी कि उस नर्व को या उस ऑर्गन को ही डैमेज करते हैं। तो ये है मीनियस डिजीज के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।